G20 इसी की बात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। पहले सत्र की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने G20 प्रतिनिधियों को संबोधित किया। पीएम ने सबसे पहले भूकंप से प्रभावित मोरक्को को हर संभव सहायता देने की बात कही। पीएम कहते हैं कि कोरोना के बाद पूरे विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में इस अविश्वास को विश्वास में बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि 21वीं सदी का समय सही दिशा देने वाला है। उन्होंने आपसी साझेदारी को जोर देते हुए कहा है कि हर दायित्व को निभाते हुए आगे बढ़ना है। यही नहीं, इस दौरान पीएम ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता सौंपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2023 में सभी G20 देशों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए। यही वजह है कि अफ्रीकन यूनियन ने स्थायी सदस्यता का श्रेय भारत को दिया। दिल्ली में सुरक्षा भी सख्त है। तो 3 तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। तो G20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र जारी है। सत्र से जुड़े अपडेट्स आपको बता दें। दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा G20 समिट का पहला सत्र। 1:30 बजे से 3 बजे के बीच होंगी द्विपक्षीय मुलाकातें। दोपहर 3 बजे शुरू होगा शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र। सम्मेलन का दूसरा सत्र 1 घंटे 45 मिनट तक चलेगा। शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र की थीम है वन फैमिली। 4:45 से 5:30 बजे तक द्विपक्षीय मुलाकात का दौर चलेगा। G20 समिट के दूसरे सत्र की थीम वन फैमिली रहेगी। तो ये पूरा शेड्यूल आपको आज का जो है वो हम आपको बता रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण है द्विपक्षीय बातचीत। देखिए, अंत में तो आपसी तालमेल सहयोग तो है ही, लेकिन व्यापार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो देश हैं जो तकरीबन बड़ा हिस्सा व्यापार का 75% हिस्सा व्यापार का कवर करते हैं। तो व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री मोदी 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ बातचीत करने वाले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ आज दोपहर 1:45 पर यह मुलाकात होनी है। 1:02 हो चुके हैं, यानी कि ज्यादा समय नहीं है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे मैंने जिक्र किया, व्यापार, ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक एक्टिविटी, जिसका ऋषि सुनक कल कह रहे थे कि स्वीकार नहीं किया जाएगा, भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा अपने आप में बड़ा विषय होता है, रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन के ना आने से कई तरह के प्रश्न भी है, उसमें एक ये भी है, आतंकवाद और सुरक्षा, अनाज समझौता, कोरोना, वैक्सीन रिसर्च, AMCA फाइटर जेट इंजन को लेकर भी बातचीत होने की संभावनाएं हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री एक साथ भारत मंडपम जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, शाम 6 बजे के करीब सभी मंत्री पहुंचेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं। राष्ट्रपति के रात्रि भोज में शामिल होंगे वो, सीएम केजरीवाल भी डिनर में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। और लगातार हम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तरुण, हम आज के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे थे और अफ्रीकन यूनियन को लेके भी बड़ी खबर आई। वहां का माहौल कैसा है? भारत भारत गूंज रहा होगा, जय जयकार तो हो रही होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि आप तो वहां फिजिकली मौजूद हैं, तो वो जो एहसास होता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बेहतर। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसकी सभी तारीफ़ कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज जैसी लीडरशिप समिट हुई उसके बाद से जब अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर बनाया गया G20 का, ये एक बड़ी सफलता आज भारत को मिली है, क्योंकि भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर ये संभव हो पाया है। हालांकि डिस्कशन पहले से चल रहे थे, लेकिन लीडरशिप समिट की शुरुआत
साथ में ही अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया गया। इसका एक डिप्लोमेटिक फ़ायदा तो है ही, साथ में एक ट्रेड के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है उसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं, जिसका उपयोग अभी तक सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कर पाती थी। करीबन 40% जो मिनरल्स हैं वो चाइनीज़ कंपनीज़ ने अपने अंडर ले रखे थे, उनको डेक देके। लेकिन अब G20 में उनका भागीदारी बढ़ने के बाद और जिस तरीके से भारत देश ने उनको एक जगह दी है, एक ग्लोबल साउथ का लीडर भारत जिस तरीके से उभर कर निकला है, तो उसके बाद एक डिप्लोमेटिक वे में हमारी जीत हुई है और एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे सुगम हो पाएगा। स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए एक बड़ा एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी बनानी होती है जिसमें लिथियम और कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है, वो दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे थे कि यहाँ का माहौल कैसा है, तो यहाँ पे जितने फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो सभी इस बात को मान रहे हैं कि भारत की जो इकनॉमी है वो टेक ऑफ कर रही है, वो रनवे पे उसका प्लेन आ चुका है और अब टेक ऑफ करने को तैयार है। और जिस तरीके से हमने अपनी बात को रखा, जिस हमने अपनी प्रेसिडेंसी में जो मुद्दे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि जब कल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगा तो एक जॉइंट स्टेटमेंट आ सके, उसके लिए भारत एक भरपूर प्रयास कर रहा है। चाहे वो यूक्रेन के मामले को किस तरीके से रखा जाए, वॉर शब्द का यूज़ किया जाए या नहीं, इस पे भी एक डिस्कशन जो शेरपा ट्रैक है वो अपनी तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी पे ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन हो गया है कि कंसेंसस बन जाएगा लीडरशिप समिट में, और G20 के जो देश है उसको वो रेगुलेट करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैंकेट बैन लगाना काफ़ी मुश्किल है और एक कंट्री कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता क्रिप्टो को, तो वो एक मुद्दा यहाँ पे हम सफल होते हुए दिखाई देंगे। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक में हम सफल होते हुए दिखाई देंगे कल के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस पे जो डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें भी हम भारत कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई देगा। तो इस लिहाज से जो ये मीटिंग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वन अर्थ की मीटिंग ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है। इसके बाद वन फैमिली की मीटिंग होगी और कल वन फ्यूचर की मीटिंग होगी। लेकिन जिस लिहाज से भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है और जिस लिहाज से पीएम मोदी ने आज जो फॉरेन लीडर्स आए उनके साथ एक अकोमोडेटिव वे में अपने आप को पेश किया, वो फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे सराह रहे हैं। कैनेडियन जो लीडर्स हैं उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की गई, तो एक वहाँ पे भी उन्होंने एक अपना एक जेस्चर दिखा दिया कि यदि आप जो टेररिज्म पे यदि खुल के बात नहीं करेंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ यदि बात नहीं करेंगे, तो भारत भी आपसे सीधे रिलेशन रख पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे इंडिया की जो मुकाम हासिल कर रहा है, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स में हो, चाहे एक्सपोर्ट्स करने में हो, उन सभी को यहाँ पे सराह रहा है। ठीक, आपने काफ़ी डिटेल में जो है वो जानकारियां दी हैं, और अब क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जो है वो ऋषि सुनक के साथ मुलाकात का जिक्र हो रहा है, और उस सूरत में ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है हम इस पर भी बात करेंगे, ख़ास तौर से क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है ब्रिटेन के साथ। कैप्टन अखिलेश सक्सेना है रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार, हरवीर सिंह जी पवार हैं वो भी अर्थशास्त्री है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, मैं आपसे शुरू करूंगी क्योंकि हम कल भी बातचीत कर रहे थे। कितना बदल गया भारत, जो मैंने कल भी एग्जांपल्स दिए थे, और क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ऋषि सुनक के साथ मुलाकात होने वाली है, तो ब्रिटेन और हमारी हिस्ट्री का मैं जिक्र कर ही रही थी, लेकिन आप इस बदले हुए भारत को, इस G20 समिट को, उसके अलावा हमने देखा अफ्रीकन यूनियन को अगर स्थायी सदस्यता दिलाई जाती है तो ये हमारी कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है? ये निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि आज के तारीख में जो सबसे ज्यादा अगर कोई ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए
तो अफ्रीकन देश एक ऐसे देश हैं कि जो आधुनिक युग में भी इनका शोषण हो रहा है शक्तिशाली देशों द्वारा, विशेषकर चीन द्वारा, जहां रेयर अर्थ एलिमेंट उन्होंने अफ्रीकन देशों के अपने कब्जे में कर लिए एक तरह से। और न केवल इतना ही बल्कि जो सोने की खदानें हैं उन पर भी बेगनियार जैसे लोगों का कब्जा है। और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ छोटे छोटे देशों में जो तानाशाही पनपा दी गई है कुछ लोगों द्वारा। तो अफ्रीकन यूनियन का इस संगठन में आने के बाद, G21 बनने के बाद, निश्चित रूप से ये जो एक अमानवीय शोषण इन देशों का हो रहा था, उनको भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा था, उनके उत्थान के लिए आज की स्थिति ये है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से अफ्रीकन देशों को जो है फूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसे मौके में पूरी दुनिया अगर मिलकर एक संदेश लेकर जाएगी कि इंसान इंसान है, वो चाहे अफ्रीका का हो, चाहे कनाडा का हो, चाहे जर्मनी का हो या रूस का हो, अगर हम इसके इसमें सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये अमन, चैन और विश्वास बनेगा। अविश्वास के कारण आज जो है जिस तरह से तीसरा विश्व युद्ध दरवाजा खटखटा रहा है, एटमी लड़ाई की संकेत नजर आ रहे हैं, इन सब के लिए पीछे जो चीज है अविश्वास है। और तभी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कह दिया था कि आज का युग युद्ध का नहीं है, ये डिप्लोमेसी और डायलॉग का युद्ध है। और डिप्लोमेसी और डायलॉग की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सफल राजनीति रही है, सफल कूटनीति रही है, जो G20 के देशों में बहुत से ऐसे ऑब्जर्वर आए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग आ गए हैं, जितनी भी उनकी मिशन संस्थाएं हैं वो सब आ गई हैं, जो मानव कल्याण के लिए जिनको काम करना बहुत अनिवार्य होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है। न केवल इतना, अरब देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको पहली बार बुलाया गया है। जो सऊदी अरब के जो प्रिंस आए हुए हैं वो भी एक नए युग का दर्शन करने वाली है, कि उनको मालूम है कि उनके देश का तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, तब उनका साधन क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जीनत जी देखिए, ये भारत की ही नहीं, एक मानवता की बहुत बड़ी एक दिशा निर्देशन होने जा रहा है और एक नया आयाम खुल रहा है, जिससे कि हम ऐसे विश्व की कल्पना करेंगे जहाँ भाईचारा हो, जहाँ अपनत्व हो, एक फैमिली जैसा महसूस करें। हम धर्म की संकीर्णता से ऊपर उठकर और रंग भेद की संकीर्णता से ऊपर उठकर, गरीब और अमीर की संकीर्णता से उठकर, जैसे आज मोरक्को में भूकंप आ गया, कितने लोग मर गए, एक छोटा सा देश, लेकिन वहाँ के उनके सीमित साधनों में अगर सिर्फ उनको उन्हीं की दशा पर छोड़ दिया जाएगा तो इंसानियत का जो एक अन्याय हो रहा है उसके प्रति, तो ये सभी दुनिया के देशों की एक ड्यूटी बनती है। इसलिए ये एक रोड मैप तैयार होगा G21। ठीक है, हम और बातचीत करेंगे। और स्पेशली अब देखिए, हर एक देश के साथ हमारे रिश्ते, हमारा व्यापार और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अपनी एक अलग ही स्टोरी लिए हुए हैं। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी को आप सुन रहे थे, कैप्टन अखिलेश भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं। कैप्टन अखिलेश, हमारी कई डील्स हुई अलग अलग देशों से, हमने देखा, और मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर रफाल का ही जिक्र कर लेती हूँ। पॉलिटिकली नहीं देखते हुए हम आगे और किस तरफ बढ़ने वाले हैं, जबकि हम स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं बहुत ज्यादा। तो उस सूरत में आप बताइए कि ये हमारी डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी जीत हो चुकी है। हमने ये तो दिखा दिया कि वी आर होस्ट, हम मेजबान हैं, हम कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। तो इस दिशा में मेक इन इंडिया वाली जो बात करते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए, उस सूरत में आप इस पूरे समिट को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, किस तरह की बातचीत हो सकती है सर? थैंक यू। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आज G20 समिट हो रही है, बट ये जो भारत का एक मार्च है, जो भारत की एक यात्रा अपने इस पाथ पे चला था, प्रगति के पाथ पे, और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए जो विश्व शक्ति, उसको अगर मैं पिछले 5-6 साल में देखूं कि कैसे चीजें चेंज हुई है, तो आप देखिए भारत 2 अलग अलग गुट बने हुए हैं, मोस्टली नेटो और मोस्टली US, चाइना। इंडिया ने एक अपनी अलग पहचान बनाई और इंडिया ने बोला मैं बात करूंगा जो कि राष्ट्रीय हितों की बात है इंडिया के और विश्व के सही हितों की बात है, वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने इस बात का खाली नारा ही नहीं दिया, उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया। जैसे उन्होंने अफ्रीकन
नेशंस को G20 की मेंबरशिप के लिए करा और आज वो सक्सेस हासिल हुई है। तो इंडिया ने एक अपनी अलग पहचान बनानी शुरू करी और एक अलग शक्ति के रूप में, एक ऐसी शक्ति जिसको हर देश एक सम्मान दे रहा है, एक सम्मान की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया केवल अपने फायदे की बात नहीं कर रहा बट वो विश्व के फायदे की बात कर रहा है। दूसरा, एक कोई भी राष्ट्र अगर हमें उन्नति करनी है, हमें राष्ट्रीय लेवल पे करनी है, हमें फाइनेंशियल लेवल पे करनी है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग डिफेंस फोर्सेस होनी चाहिए जिससे कि पहले आपके बॉर्डर सिक्योर हो। तो कोई भी राष्ट्र तभी शक्तिशाली बन सकता है और वो तभी दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है जब उसकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो। और इस दिशा में बहुत काम हुआ है। अगर मैं पिछले कुछ साल में देखूं, मॉडर्नाइजेशन और मेक इन इंडिया करके, क्यों हमने मेक इन इंडिया की बात करी, क्योंकि जब निर्णायक युद्ध होता है तो आप देखिए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसमें बहुत जगह आपको जो स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं, आपको बहुत जगह पुर्जे चाहिए होते हैं, आपको गन्स के एम्यूनिशन चाहिए होते हैं, वो रुक जाते हैं। इसलिए आप उस डिफिकल्ट कंडीशन में किसी दूसरे देश की सप्लाई लाइन पे पूरा निर्भर नहीं कर सकते। वो आपको साथ भी देना चाहेगा, उसकी सप्लाई लाइन को कट किया जा सकता है नहीं। तो इंडिया ने एक शुरुआत करी। उस मेक इन इंडिया से एक ये फायदा हुआ कि पूरे दुनिया जो अब चाइना से शिफ्ट हो रही है, क्योंकि आज तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट का हब भी चाइना है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 20 इयर्स में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ाया है। तो इंडिया ने पूरे विश्व को एक अल्टरनेटिव दिया है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे आप देख सकते हैं और हम आपकी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की डिमांड को पूरा करेंगे। तो इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। और अगर आप कल देखें, आज मॉर्निंग में और कल जो यूएस के साथ हमारे डिफेंस टाई बढ़ते जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन, दैट्स अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि एरोस्पेस यूएस और एरोनॉटिकल इंडिया मिलके एक जेट इंजन का विकसित करने जा रहे हैं जिसकी 80% टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर भी होनी है। तो हम उस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके अलावा हम अपने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यूएस के साथ हमारा बहुत बड़ा टाई अप हो रहा है और ये यूएस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो इंडिया के टेक्नोक्रेट हैं वो दुनिया में, विश्व में सबसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में। सो यूएस में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे इंडियन हैं और इंडिया की अपनी एज अ स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के सामने आया टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उन सबको हम यूज कर रहे हैं और हमारा टाई अप हो रहा है यूएस के साथ। तो आप ये देखेंगे कि G20 जैसे खत्म होगा, इंडिया एक विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। ऑलरेडी उभर चुका है, बट ये एक पहलू सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक बहुत ही परिपक्व वे में इस पूरे दायित्व को निभाया है, अपने साथ हम सबको साथ लेके आए हैं, चाहे वो यूएस हो या एक अमेरिकन या अफ्रीकन शक्ति हो जिसको हमने एक सम्मिलित किया है। तो वसुदेव कुटुंब को हमने सिद्ध किया है कि भारत उस स्थान पे है कि वो विश्व में एक शक्ति और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा है जो लोगों को दिशा प्रदान कर सकता है। तो मेरा व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और आप देखेंगे इसके बाद भारत एक डेफिनेट विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। एंड यूएस ने ऑलरेडी आपको परमानेंट यूएन की सीट के लिए नॉमिनेट किया है, उसने अपना समर्थन आपको दिया है। ये भारतीय कूटनीतिक विजय और उसकी बढ़ती हुई शक्तियों का प्रतीक है। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि हम एक महान राष्ट्र, एक मोर स्ट्रॉन्ग और एक राष्ट्र जो ऊपर अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, वो राष्ट्र बन के उभरेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। हरवीर सिंह परवार जी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं। हरवीर जी, सबसे महत्वपूर्ण यूपीआई और जो हम डिजिटली एकदम से एक रेवोल्यूशन आया स्पेशली, तो आप इसे अर्थशास्त्र की नजर से किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे सर? ये एक बेहतरीन मंच होगा एक मैसेज कन्वे करने का। हरवीर जी, आप म्यूट तो नहीं है, एक बार प्लीज देखिएगा, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ पा रही है सर। हाँ जी, हाँ, प्लीज बोलिएगा। सॉरी। शुक्रिया। देखिए, जो डिजिटल यूज है मनी का और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, वो उसमें वाकई हमारे देश में एक बड़ी क्रांति आई है। और अगर मैं कहूँ कि एक टाइम में मोबाइल आने के बाद
अफ्रीका में मोबाइल मनी का चलन बड़ी तेजी से बढ़ा था, लेकिन हमारे यहाँ जनधन अकाउंट मोबाइल का जो आपका अकाउंट खुले हैं, जनधन अकाउंट और मोबाइल, और ये ट्रांजैक्शन बढ़ी हैं और नेट का जो कवरेज बढ़ा है, उसने एक बड़ी क्रांति की है ट्रांजैक्शंस में। और छोटे छोटे दूर दराज के इलाकों में, गांव देहात से लेके और अर्बन सेंटर तक जिस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस का उपयोग हो रहा है, वो एक बड़ा काम है, क्योंकि इसने एक तो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन किया है, आप लेन देन आसानी से कर सकते हैं, आपको सिक्योर किया है कि आपको हर जगह कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है, और इसको फास्टर किया है, बहुत तेजी से, मतलब इमीडिएटली ये आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये जैसे अब यूपीआई को बाहर भी जा रहा है, दुबई में बात हो रही है और बाकी जगह भी, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा हमारा एक कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी माने या ग्लोबली जो लेन देन के जो तरीके हैं, उसमें ये भारत का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसको बाकी देश भी अपना रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज, और इसको हमारे देश के नागरिकों को पिछले दिनों आपको याद होगा सर, पिछले दिनों 20 तारीख की बात है, अगस्त के महीने में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें जर्मनी के डिजिटल अफेयर मंत्री थे, स्पेशली वॉल्कर विसिंग, वो एक मिर्ची खरीदते हुए नजर आते हैं और फिर यूपीआई पेमेंट कर रहे होते हैं। तो वो एक मैसेज कन्वे हुआ था शायद वहीं से कि देख लीजिए इसमें भी बादशाहत है, और स्पेशली कोविड के पीरियड में जो है हमने इसे इन्वेंट किया और एकदम से अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट शुरू हुई। तो आप मानते हैं कि मैसेजिंग तो तभी हो गई थी और इजीली लोग अब अपना रहे हैं, और अब कई मुल्कों के साथ समझौते का जिक्र भी हो रहा है? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि जो कोविड का दौर था वो एक मुश्किल दौर था, और उस वक्त इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू हुआ, उसने लोगों को एम्पावर किया हमारे देश में, क्योंकि जो छोटी छोटी लेन देन है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो बहुत तेजी से और बहुत आसानी से ये यूपीआई के थ्रू और डिजिटल ट्रांजैक्शन में तब्दील हुई। बाकी दुनिया में क्या होता है, लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड उस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए एक लेवल तक आपकी आमदनी होना जरूरी है, आपके जो नॉर्म्स हैं उसको आप फुलफिल करें बैंकिंग के, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इसमें एक जो छोटा सा रिटेलर है, एक सब्जी बेचने वाला है, खाने का सामान बेचने वाला है, इवन बूट पॉलिश करने वाला है, मतलब तमाम सारे जो लोग थे, और उनको कोई चिंता नहीं है कि पैसा आप बचा के उसको सेफ रखेंगे कैसे, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है, आपको कहीं कैश विड्रॉल करने नहीं जाना। तो सबके लिए बहुत सुविधाजनक ये एक तरीका था। और ये बात आपने सही है कि जर्मनी के जो मंत्री थे उन्होंने जाकर के ये यहाँ पर सब्जी खरीदी, और वो एक तरीके का एक सिंबॉलिक ये होता है कि देखिए ये बड़ा काम यहाँ पर हुआ है और हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक अच्छा मतलब जेस्चर था, जो कि हमने उसमें साबित किया दुनिया को कि डिजिटल रिवॉल्यूशन भारत में बड़े पैमाने पर हुई है। ठीक, आपने अच्छी बात कही। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, अब जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें बहुत से ऐसे शक्तिशाली देश हैं, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास अब इसका ओवरऑल बार बार खाका हम रखते हैं कि भाई आपके पास, इनके पास ट्रेड 75% है, जीडीपी का 85% है, दुनिया की 60% आबादी को ये कवर करते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि जो कमजोर देश हैं, माना कि वो इसमें शरीक नहीं भी हुए हैं, तो हमें उनकी तरफ ध्यान देना होगा। तो जो विकासशील देश हैं उनके लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? और थोड़ा सा ये कठिन है कहना कि अभी हम उसी श्रेणी में, हम विकसित की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये प्रश्न इस वजह से। देखिए, हम जो विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, बल्कि यूं मैं तो कहूंगा कि हम जो अभी जिनको हम विकासित मानते थे, वो अपने स्टेटस से थोड़े नीचे गिरते जा रहे हैं, उनकी मजबूरियां हो गई हैं, अब वो दूसरे देशों पर इतने आश्रित हो गए हैं। जैसे अमेरिका काफी मजबूत है, अभी भी है, लेकिन उसकी भी जो आंतरिक स्थिति है, चीन से उसका एक तरह से दुराग्रह होने के बाद जो है, वहाँ जो लिमिटेशंस कर दी हैं, वहाँ से फैक्ट्रियां बाहर आ गई हैं। आज की तारीख में अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, नो हाउ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उसके पास वर्क फोर्स है, वो अब सिर्फ हिंदुस्तान में बचा हुआ है, और दुनिया के दूसरे देशों में उतना उत्तम अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि अब वो बहुत उस स्टेटस का विकसित रह गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, वो थोड़ा सा
नीचे इसलिए आ गया कि दूसरों पे उसको निर्भर करना पड़ता था। और अब हमारी जो नीति है, राष्ट्रीय नीति है कि वन इंडिया, और इसके अलावा जो हमारा है आत्मनिर्भर भारत का जो दृश्य हमने प्रदर्शन चालू किया है, उसका प्रमाण भी आ रहा है हर क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, और अब तो और नीचे जो क्वांटम कंप्यूटर्स के क्षेत्र में भी हमारे जो IITs हैं वो बढ़ती चली जा रही है। इससे ये पता लगता है कि आने वाला भविष्य जो है अब उस खाई को दूर कर देगा जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में थी। और हमारा उद्देश्य यही है कि कोई गरीब देश ना रहे, कोई पिछड़ा देश ना रहे, मानवता एक देश है, एक परिवार है, उसको हमको आगे उठाना है। आज सदियों से जो है अफ्रीकन देशों का जो राजनीतिक शोषण हुआ था, एक जमाना था सदियों पहले कि अफ्रीका से लोगों को जंगल से पकड़ पकड़ के ले जाते थे, उनको गुलाम बनाकर रहते थे। आज भी कई जगहों पर रंग भेद की नीति मौजूद है। इतनी सब मानवता का विकास होने के पश्चात भी कुछ देश जो हैं अपने आप को बहुत उत्तम मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, वो अपने जो राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए कहिए या उनके कुछ अस्तित्व के भविष्य के लिए कहिए, जो दूसरे देशों को हड़पना चाहते हैं, अब उनका राज खुल गया है। और इस संगठन के बाद निश्चित रूप से उन सभी गरीब असहाय देशों को एक आशा की किरण दिख रही है, जो G21 के आने के बाद निश्चित रूप से। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पिछले 1 साल में भारत के 60 शहरों में तकरीबन 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई इस G20 समिट सम्मेलन को लेकर। और क्योंकि आप विकासशील देशों का जिक्र कर रहे थे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कर्ज देने वाले देश हैं वो उनकी जो समय सीमा होती है उस पर एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि बहुत से देश हैं जो उभर नहीं पाते हैं। लगातार हम G20 पर बातचीत कर रहे हैं, भारत को क्या मिलेगा? मूल प्रश्न बार बार आम लोगों के जहन में होगा कि हम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो इसे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, यही सवाल होगा। प्रोफेसर कैप्टन अखिलेश, जब हम आम जनता के नजरिए से देखें, आम नजरिए से सोचे लोगों के कि भारत इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, अच्छा अब आप एक चीज बताइएगा, अमेरिका के साथ हमारे बढ़ते बेहतर ताल्लुकात का जब हम जिक्र करते हैं, क्या ये एक कारण बना कि चाइना, उसने मना नहीं किया, उसने इन्विटेशन को नकारा नहीं, लेकिन जैसे शी जिनपिंग नहीं आए हैं, ऊपर से रशिया से अगर हम बात करें स्पेशली पुतिन नहीं आते हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? तो भी हमारी डिप्लोमेसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया था, भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरा है पिछले कुछ सालों में, जहां पे दोनों ही ब्लॉक, आज भी आप मानेंगे कि शीत युद्ध ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक दो मेजर ब्लॉक्स हैं, एक यूरोपियन नेशन और यूएस और दूसरा चाइना, रशिया, एंड वो पूरे डिवाइडेड है। लेकिन वो दोनों ही लोग भारत को एक शक्ति के रूप में मानते हैं और उनको इस बात का भी भरोसा है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो दोनों ही पक्षों को एक साथ ला सकता है और एक समझौता, जो वो कहते हैं मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, बिकॉज कभी भी युद्ध होता है तो तबाही बहुत होती है, दोनों तरफ से होती है। रशिया यूक्रेन युद्ध 1 साल से ज्यादा सा चल रहा है, तो तबाही दोनों तरफ से हो रही है, जन धन मन हर तरीके से तबाही हो रही है और लोगों में नुकसान हो रहा है। ये बात लोगों को पता है कि भारत ही है जो रशिया और दूसरी तरफ यूरोपियन नेशंस को भी इन्फ्लुएंस करके एक टेबल पे ला सकता है। नाउ इससे भारत को क्या मिलेगा, जो एक जनता का प्रश्न है। हम लोगों ने इतना संसाधन लगाए हैं, इतना हम लोगों ने एफर्ट डाले हैं, तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है, एक ये निर्णायक दौर है भारत के लिए। भारत, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, विकासशील देश, अब हम एक विकासशील देश नहीं है, अब हम ऑलरेडी विकसित देशों में शामिल हो चुके हैं। चाहे विकसित देश अभी इस बात को रिटन में स्वीकार करें या नहीं करें, हम आज दुनिया में 5th नंबर की इकोनॉमी है और जल्दी हम 3rd नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं। रेट ऑफ ग्रोथ के हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है। नाउ 2-3 और इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जैसे डिजिटाइजेशन की हमने बात की। डिजिटाइजेशन में जब इंडिया में आया था तो लोगों के मन में बहुत पहलू थे कि इंडिया में लिटरेसी रेट इतना नहीं है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, क्या ये इस तरह की चीजों को अमल कर पाएंगे? बट हमने सक्सेसफुल अमल किया और देश के गांव-गांव में आज डिजिटाइजेशन है। भारत की एक स्ट्रांग आर्मी है जो हमेशा से ही अपनी बहादुरी के लिए जाती जानी रही थी, लेकिन आज उसके अंदर मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हैं, जेट इंजन्स हैं, राफेल हैं, एंड अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारा एक टाई अप हुआ है हंटर ड्रोन जो यूएस के साथ, ये हमें सर्वेलेंस पे बहुत मदद करेंगे। और आप हमारा देखें जो बॉर्डर एक तरफ चाइना पाकिस्तान है, वहां पे हमें सर्वेलेंस की बहुत जरूरत है।
क्योंकि जो सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जो आतंकवादियां हैं, वो छुप छुप के आते रहते हैं, तो ये उसमें मदद करेगा उनको स्पॉट करने में। और कोई भी मास मूवमेंट अगर डिप्लॉयमेंट हो रहा है किसी भी तरह का, तो हमें अर्ली वार्निंग मिल जाएगी और हम उसको यूज कर सकते हैं एग्रेशन में भी आके। हम वहां पे अपनी जो कैपेबिलिटीज है, डिफेंस कैपेबिलिटी, उसको और इनहांस कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के कोई भी देश अगर एक राष्ट्र, उसको एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना है जो पूरे विश्व को दिशा दे सके, तो खाली आप ये नहीं कह सकते कि वो सैन्य रूप से बहुत मजबूत होगा या आर्थिक रूप से मजबूत होगा या केवल कूटनीतिक रूप से होगा। उसे हर पहलू में सामने आना होगा। और आई थिंक भारत ने हर मोर्चे पे, हर पहलू पे इसकी शुरुआत की थी कुछ साल पहले, और आज एक बहुत सुख है और ये भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छा समय है जब हम देख सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि हो या हमारी एक डिफेंस कैपेबिलिटी की बात हो या एक कूटनीतिक हो या इसके अलावा एक मानवता की बात करेगी, जिसमें हम सबको साथ लेके आना चाहते हैं, जो हमने नारा दिया है वसुदेव कुटुंबकम। हम हर पहलू में एक आगे बढ़े हैं और हर कंट्री ने हमको एक एक्सेप्ट किया एक नई शक्ति के रूप में। तो जो सबसे ज्यादा एज ए इंडियन, आज भी आप अब बाहर जाएंगे तो भारत एक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। लोग उसको एक नजर से देखते हैं कि हाँ, ये भारतीय हैं जिनके पास या तो टेक्निकल कैपेबिलिटी है, और हर जगह आप देखिए भारतीय टॉप कंपनीज में, यूएस की 20 टॉप कंपनीज में से 15 कंपनियों के जो टॉप लीडर्स हैं वो इंडियंस हैं। जितने भी लोग टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हो रहे हैं, चाहे वो आप एआई ले लीजिए, डेटा साइंस ले लीजिए, उसके पीछे इंडियन है। तो आज विश्व में हमने अपनी पहचान स्थापित कर दी है एज ए विश्व गुरु, और जो पूरे राष्ट्र को, सारे राष्ट्रों को एक साथ जोड़ के पूरे विश्व को एक सही दिशा में ले जा सकता है, उन्नति की और सबके विकास की। तो भारत अपने आप को स्थापित कर चुका है और एक और अधिक शक्ति के रूप में उभर के आएगा। इस पर मैं आपसे और बात करूंगी कि ज्यादातर बड़ी कंपनियों में, विदेशों में भी भारतीय ही टॉप पर है। इसको लेकर भी आज सुबह एक बड़ी मजेदार सी बात सामने आई थी, जिसमें एक हल्का सा हंसी मजाक हुआ था। उस वाले पहलू पर बात करेंगे। हरवीर सिंह जी, 2020 का जिक्र करूंगी, 21-22 नवंबर स्पेशली रियाद में, सऊदी अरब का मैं जिक्र कर रही हूं, G20 की मीटिंग होती है वर्चुअली, क्योंकि वो कोविड का दौर था, और वहां पर भी इन गरीब देशों के बारे में बात हुई। स्पेशली हम कैसे उनको साथ में लेकर चलेंगे। जो मेरा आपसे मूल प्रश्न है, हम ब्रिटेन का जिक्र कर रहे हैं, हम रशिया का जिक्र कर रहे हैं, हम चाइना की भी बात कर रहे हैं, हम गल्फ की भी बात करें, क्योंकि प्रिंस सलमान का हमने जिक्र किया यहाँ पर, और भी बड़े नेता आए। तो गल्फ के साथ भारत के रिश्तों को किस तरह से आप इसका विश्लेषण करते हैं? आप म्यूट हैं, प्लीज एक बार देखिएगा। गल्फ कंट्रीज भारत के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं। एक तो ये है कि हमारा जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसका बड़ा हिस्सा वहां से आता है, क्रूड ऑयल का। दूसरे एक वो बहुत बड़ा ब्लॉक है मुस्लिम कंट्रीज का, तो भारत कूटनीतिक रूप से उनको हमेशा अपने साथ रखता है, क्योंकि हमारे कुछ पड़ोसी देश उस मसले पर भारत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो गल्फ कंट्रीज है वो भारत को सपोर्ट करते रहे। दूसरा ये है कि हमारा जो ट्रेड का ब्लॉक है वो भी एक बहुत बड़ा है। उसमें जो यूएई है वो हमारा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि वो एक, हम लोग उसको एक एक्सपोर्ट हब की तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं बाकी वहाँ पे भी वहाँ से सामान जाता है और अफ्रीकन कंट्रीज को भी जाता है। तो ये हमारे लिए हमेशा स्ट्रेटजिकली एनर्जी स्ट्रेटजी के हिसाब से, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड के लिए ये एक महत्वपूर्ण हब और ब्लॉक है हमारे लिए, इंडिया के लिए। और इसलिए हम हमेशा जो है जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके साथ में उसको बेहतर रखने की कोशिश करते हैं, और उधर से भी उस तरह का रेस्पॉन्स आता है। जी ठीक है। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, बांग्लादेश, अमेरिका और मॉरिशस, हम जानते हैं कि बहुत ही टाइट शेड्यूल है, उसके बावजूद द्विपक्षीय बातचीत हुई। तो इसका एनालिसिस आप कीजिएगा। और आज भी कुल 15 देशों के साथ जो है द्विपक्षीय बातचीत होनी है, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं खास तौर से, उनके साथ, पड़ोसियों के साथ जैसे खटपट रहती है, फिर बहुत प्यार भी हो जाता है, लेन देन भी होता है, खान पान भी बांटा जाता है, कपड़े लत्ते भी। आप जानते हैं कि पहले तो जब एक घर में शादी होती थी तो पड़ोसियों के घर से ही 10 सामान आ जाते थे, फिर बाद में लौटा दिया जाता था। तो वो भले ही उसका तरीका बदल जाए, थोड़ा सा हम मॉडर्न हो जाए, लेकिन जरूरत तो रहती है। तो वो यहाँ पर अगर शेख हसीना आती हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, और जिस तरह से मिली गर्मजोशी के साथ, और कैसे आप एनालिसिस करते हैं सर इसका?
देखिए, बांग्लादेश से तो हमारे रिलेशन आप मुजीबुर रहमान के जमाने से अच्छी तरह जानते हैं कि कितने ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और एक जमाने में तो हमारा हृदय का टुकड़ा ही था वो, और कुछ कारणों से, कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों से वो अलग हो गया। ठीक है, पन पे सुखी रहे, लेकिन वहां की जो अपनी समस्याएं इतनी जटिल हैं, वो समस्या सबसे बड़ी आबादी की है, दूसरी धार्मिक कट्टरता की है, तीसरी गरीबी की है, चौथी जो सबसे बड़ी चीज है राजनीतिक कुंठाओं की है। क्योंकि आज बांग्लादेश की स्थिति जो है ऐसी है कि चीन उस पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है, उसको हजम करने की कोशिश कर रहा है, जैसा उसने श्रीलंका को किया है, जैसा उसने पाकिस्तान को किया है। पाकिस्तान को तो बर्बाद ही कर दिया, उसका एकमात्र कारण पूरी तरह से चाइना है, उसकी ग्रेस्पिंग की न्यूज है, जो हैबिट है, वहां का आर्थिक शोषण करने का उसका जो इरादा है, वो धीरे धीरे कर्जे में फंसा कर उनका, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी किसी जमाने में भारत को गुलाम बनाया था, इस तरह से वो आधुनिक तरीके से उनको आर्थिक रूप से गुलाम बनाती चली जा रही है, उनका दिवालिया निकाल दिया है। ये दुनिया के सामने स्पष्ट है। और हमारे इस G21 मिशन का एकमात्र उद्देश्य भारत की दृष्टि ये है, भविष्य में कोई इस तरह की कैपिटलिस्ट कोई सरकार या किसी तरह की कॉलोनाइजेशन बनाने वाली सरकार किसी भी नए रूप से पनपकर इस तरह से आर्थिक शोषण करके देशों को आर्थिक रूप से गुलाम ना बनाए, इसके लिए मानवता को मिलकर एक रास्ता निकालना पड़ेगा। उस दिशा में हमारा उद्देश्य यही है कि अगर वहां किसी तरह का संकट आता है, चाहे वो आर्थिक हो, जैसे श्रीलंका में आया था, इतना दिवालियापन पर आ गया था, भारत ने खुले हाथों से उसकी मदद की, जबकि इस दुनिया के सब देशों ने, हम जानते हैं कि वहां हमारा अपने आप को दुश्मन समझने वाला चीन वहां पर किस तरह से वहां मौजूद हो रहा है, कैसे किस तरह से उसने राजनीतिक संकट में फंसा दिया है, फिर भी हमने आगे बढ़कर उनको मदद की। अभी भी हालत हमारी ऐसी है कि पाकिस्तान से कोई जमीनी दुश्मनी नहीं है, ये वहां के राजनीतिक लोगों की हरकतें थी जिसके कारण उन्होंने देश को एक तरह से बेच दिया है, और सिर्फ एक धार्मिक कट्टरता का इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी, शायद सियासी मजबूरी, क्योंकि जब तक लोग लड़ते नहीं है कुछ लोगों की सियासत फलती नहीं है, तो अफसोस की बात है वहां पर। जब मैं बांग्लादेश के संदर्भ में सर बात कर रही थी, तो हमारे देश में रोहिंग्या एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, आप जानते हैं, और कई तरह के विवाद हुए, तो उस सूरत में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आज की तारीख में रोहिंग्या की जो स्थिति है, अंतर सिर्फ इतना है कि वो अवैध तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं, आ भी चुके हैं, लेकिन पूरा दुनिया इस समय इस तरह के शरणार्थियों से परेशान है। देखिए, रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन के निवासी कहाँ चले गए? यूरोपियन कंट्री में चले गए। लीबिया से कहाँ भाग रहे हैं? यूरोप में भाग रहे हैं। इधर आप देखिएगा, सीरिया के लोग कहाँ हैं? पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और तो और पाकिस्तान के लोग जो हैं गैर कानूनी तरीके से भूमध्य सागर में नाव में बैठकर जाते हैं, नाव डूब जाती है, सैकड़ों की तादाद में लोग मरते हैं। तो ये अगर एक पाकिस्तानी इस तरह से राष्ट्रीय संकट के कारण जा रहा है, भाग रहा है, डूब के मर रहा है, तो ये पूरी मानवता के लिए कलंक है। ये आवाज हमारे इस G21 में उठी है, पहली बार उठी है, और सबको मिलकर सोचना पड़ेगा ये समस्या कैसी है, इस समस्या का कारण क्या है? अविश्वास होना। अविश्वास के कारण क्या है? युद्ध होना। युद्ध होने के कारण क्या है? मानवता का विनाश होना। यहाँ पर जो सब कुछ जज्बा है, एक जिस्ट है, वो ये है कि हम परस्पर एक दूसरे को विश्वास तो करें, हम ये देखें मानवता के हित क्या है, इंसानियत किसे कहते हैं। ये जो सनातन काल से हमारी परंपरा चली आ रही है, विश्व को एक मानने के लिए, एक फैमिली मानने के लिए, तो उसके उत्थान के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके भलाई के लिए ये आज जरूरी हो गया है। G21 ने स्पष्ट कर दिया है कि हमको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये समय युद्ध का नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमा ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं जीना जी वहां जोड़ना चाहूंगा, हमारे बीच में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। जैसे कल की चर्चा में एक सज्जन कह रहे थे, हमारे देश में इतने गरीब हैं और सोने की थाली में आप खाना खिला रहे हैं। अरे भाई, वो सोने की थाली को खरीद कर तो दी नहीं है, होटल की अपनी व्यवस्था है, वो सोने में खिलाए या चांदी में खिलाए या साधारण प्लेटों में खिलाए, वो लोग ये भूल जाते हैं आलोचना करते समय कि इसका मूल मकसद क्या है। मूल मकसद है भारतीय परंपरा का, जो पुरातन परंपरा थी, उसको आज दुनिया के सामने लाकर इंसानियत के हित के लिए, विकास के लिए और विनाश से दूर रहने के लिए एक नया रोड मैप तैयार हो रहा है, जिससे कि पूरी
इंसानियत के लिए एक नया रास्ता नजर आ रहा है। जीनत जी, ठीक, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और स्पेशली भारत तो खास तौर से, हम जब अफ्रीकी यूनियन का जिक्र करें, आप स्पेशली G21 इस वजह से भी कह रहे हैं क्योंकि उसको सदस्यता दिलाने की पहल भारत ने की और प्रधानमंत्री ने कई बार इसकी पहल की और आज उसे सदस्यता मिल जाती है। और G7 देशों का मैं जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल है मेरे पास हरवीर सिंह जी के लिए। हरवीर जी, मैं ये पढ़ रही थी कि भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE के साथ रेलवे कॉरिडोर बनाने की दिशा में भी बातचीत हो सकती है, बड़ी घोषणा हो सकती है, इवन अनाउंसमेंट, और माना जा रहा है कि इसे चीन को काउंटर करने का कदम। तो ये कॉरिडोर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? हम देश में भी देखते हैं, दिल्ली टू मुंबई में नोएडा से कॉरिडोर मुंबई जाने का जिक्र हो रहा है ताकि व्यापार जो हो, अंतर्राज्यीय व्यापारों का भी जिक्र होता है। तो इस सूरत में आप इसे कैसे देख रहे हैं? कॉरिडोर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, ये एक रीजनल ब्लॉक की तरह होते हैं। एक तो मल्टीलैटरल सिस्टम है ट्रेड का, जो कि WTO है, तो वो अपनी तरह से चलता है, लेकिन जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो एक अपना रीजनल ब्लॉक या एक्सक्लूसिव ब्लॉक बनाते हैं, जो आपस में ट्रेड की सहूलियत एक दूसरे को देते हैं और मार्केट एक्सेस देते हैं। उसमें जैसे आपका एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जैसे आसियान है, आसियान के अलावा एक और ट्रीटी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अमेरिका सब उसमें है। फिर एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ट्रीटी है, वो US और यूरोप के देश हैं। तो ये इसीलिए करते हैं कि वो जो वहाँ के जो इकोनॉमिक एडवांटेज है एक दूसरा उसको ले सके। अगर हम सऊदी के साथ मिलके भारत इस तरह का ब्लॉक और अमेरिका को साथ में लेके क्रिएट करता है, तो ये जो ग्लोबल जो इन इकोनॉमीज के जो एडवांटेज है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको आपस में शेयर कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। हमारे लिए क्योंकि अभी तक क्या है कि चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है, लेकिन दुनिया की बड़ी कंपनियां एक सब्स्टिट्यूट, एक अल्टरनेट देखना चाहती हैं, और उसमें भारत को, क्योंकि यहाँ स्किल मैन पावर है, यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और यहाँ पे मार्केट भी है, तो इसलिए ये बड़ी कंपनियां यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के रूप में ऑप्शन तलाश रही है। और ये हमारे लिए जो इकोनॉमिक गेन इसमें है, क्योंकि FDI बड़े पैमाने पर आ सकता है। तो दूसरे क्या है कि दुनिया में अब वैल्यू चेन सिस्टम चलता है, उसमें सप्लाई चेन इंपॉर्टेंट होता है कि जगह जगह किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसमें वैल्यू एडिशन होता जाता है, बट इसके लिए सप्लाई चेन जो सिस्टम है वो बेहतर होना चाहिए। और कोविड में उसमें काफ़ी डिस्ट्रप्शन आया था, इसलिए जो अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज भी और कंपनियां भी ये चाहती हैं कि उनका सारा कुछ व्यवस्था कुछ एक देश में या देशों के ब्लॉक में ना हो, उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो, कि कल को कोई भी संकट आता है इस तरीके का तो वो पूरी तरीके से हैंडीकैप ना हो। तो ऐसे में जो ये इस तरह का इनिशिएटिव है वो भारत के लिए एक बड़े मौके के रूप में उसे देखा जाना चाहिए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इसी वजह से मेरा ये प्रश्न था। प्रोफेसर राम श्रीवास्तव जी, मैं ये भी पढ़ रही थी कि जो G7 कंट्रीज हैं, स्पेशली, हालांकि वो अब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वो मानी नहीं जा रही हैं क्योंकि G20 ज़्यादा पावरफुल बनकर उभर रहा है और अमूमन ज़्यादातर देश चाह रहे हैं कि वो इसका हिस्सा बन जाए। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। तो कोशिश ये हो रही है कि वो रशिया के खिलाफ इकट्ठे हो जाए। अच्छा, भारत का जो रवैया है वो मुझे याद है कि पिछले साल बाली का जिक्र हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। वो एक मैसेज उन्होंने कन्वे कर दिया था। तो वो वेपन्स की खरीद फरोख्त और उसकी लड़ाई और व्यापार कितना बड़ा है मैं उस पर नहीं जाऊंगी, उसमें अमेरिका भी फिर नहीं बख्शा जाएगा, ना ही रशिया बख्शा जाएगा। और यूक्रेन की तबाही, ऐसा माना गया कि यूक्रेन को ही एक ये मान लीजिए कि लैब ही बना दिया गया, सारे टेस्ट वहीं पर किए गए, मतलब ये इस तरह की चीज हुई है। तो खैर, उन सबसे परे क्या G7 का जो एजेंडा है कि ठीक है रशिया को साइडलाइन कर देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, कम से कम भारत उस तरफ तो नहीं खड़ा होगा। हम तो वसुदैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, वन फैमिली की बात कर रहे हैं। जीनत जी, देखिएगा, अगर आप G7 का इतिहास देखेंगे तो आपको उसका स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस समय पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था और अमेरिका ने भुनभुनाकर एटम बम का विस्फोट करके द्वितीय विश्व युद्ध को विराम लगा दिया था, तब जो संधि हुई थी उसके अंतर्गत आपके जापान की सुरक्षा, दक्षिण कोरिया की सुरक्षा, ताइवान की सुरक्षा,
का एग्रीमेंट अमेरिका ने कर लिया था। उस समय के हिसाब से, उस समय के जियोपॉलिटिकल हिसाब से ये यूरोप के जो देश थे, जर्मनी था, जर्मनी 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये देश जो है इस संगठन से अलग हटकर इन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई। अब यूरोपियन यूनियन में भी कुछ विघटन से ऐसे हुए कि उससे आंशिक रूप से यूके, ब्रिटेन अलग हो गया। तो देखिएगा, ये जो समय के साथ जिस तरह के गठबंधन बनते हैं वो निजी स्वार्थों के बीच में बनते हैं, आपसी मजबूरियों के कारण बनते हैं, लेकिन इतिहास के साथ, समय के साथ उनमें एक संशोधन होना आवश्यक होता है। फिलहाल दुनिया जिस 2 पार्टों में बटी हुई है, एक तरफ ये शीत युद्ध में हुआ करता था, अब वो शीत युद्ध नए रूप में आ गया, थोड़ा गर्मा गर्मी हो रही है, किसमें? रूस और अमेरिका में। लेकिन दोनों त्रस्त हैं युद्ध से। अमेरिका जैसे देश ने जब वियतनाम पर आक्रमण किया था तो कैसा फंस गया था। अमेरिका जैसी महाशक्ति अफगानिस्तान में आई और कैसे उसको बच के भागना पड़ा। हाँ, ठीक बात है। समय मेरे पास कम है सर, मैं माफी चाहती हूँ, बहुत माफी चाहती हूँ। हम फिर जुड़ेंगे किसी प्रोग्राम में, चर्चा करते रहेंगे। मैं माफी चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े। एक मैसेज तो ये जा चुका है कि जो कमजोर देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, उन्हें उन पर हमला नहीं, उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। भारत ये मैसेज दे रहा है साफ तौर पर, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही G20 का मेन, अगर आप समझे, कोर निकल कर आ रहा है।